हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 9th का महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई गिल्लू कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये संचयन की पहली कहानी है, पहला लेसन है। इस कहानी में महादेवी वर्मा ने जीव जंतुओं के प्रति जो उनका स्नेह है उसको प्रदर्शित किया है। वो बहुत ही करुणामय हृदय वाली थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो दिल को छू जाती हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रह चुकी थी और उन्होंने बहुत सारी फेमस कविताएं, निबंध, चलचित्र, कविता संग्रह, संस्मरण लिखे हैं। उनमें से एक कहानी है गिल्लू, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज जूही, जब वो अपने बगीचे में टहल रही थी तो उन्होंने देखा आज जूही के पौधे में एक कली निकल आई थी जो पीले रंग की थी। उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो उस जूही के पौधे की हरियाली में दबा बैठा था। यहाँ लेखिका अपनी पालतू गिलहरी के बारे में बात कर रही है जो मर चुकी है और लेखिका ने उसे मट्टी में दबा दिया था और उसके ऊपर सोहन जूही का पेड़ लगा दिया था, जहाँ पर आज एक फूल खिला हुआ था और उसको फिर से अपने उस प्रिय गिल्लू की याद आ गई। वो कहती हैं कि जब वो बगीचे में टहल रही थी तो कैसे उनको गिल्लू उनके संपर्क में आई उसके बारे में बता रही हैं कि टहलते उन्होंने देखा कि दो कौवे जो थे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुई का खेल खेल रहे थे, अर्थात वो किसी पक्षी के मांस को अपनी चोंच से खा रहे थे। तो इन्होंने आगे जाकर देखने की कोशिश की। यहाँ मैं बता दूँ, महादेवी वर्मा ने कौवे के बारे में बताया है कि वो कभी कभी समादरित हो जाते हैं, कभी कभी अनादरित होते हैं। समादरित मतलब सम्माननीय, अनादरित मतलब अमाननीय, जिनका सम्मान नहीं करते हैं हम। समादरित कब हो जाते हैं? जब हम लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए जो भोजन उनको देते हैं, जब तक वो भोजन कौवा नहीं खाता है तो पूजा सफल नहीं मानी जाती और उस समय वो सम्माननीय हो जाता है। और या कभी हमें अपनी सूचना देता है काव काव करके हमारे मेहमान आने की, तब भी वो सम्माननीय माना जाता है। लेकिन वो अक्सर हम जब कौवे का नाम लेते तो हमें घृणा उसके प्रति उत्पन्न होती है, क्योंकि अक्सर हम सड़क पर देखते हैं कि पशु पक्षी जो मरे होते हैं उनका मांस कौवे अपनी चोंच से खा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति कुछ आज थी। जब इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने देखा कि गमले और दीवार के बीच में एक जगह थी जहाँ पर एक छोटा सा गिलहरी जो था वो घायल अवस्था में पड़ा था और ये कौवे उसका मांस खा रहे थे। महादेवी वर्मा ने उसे देखा तो वो अर्ध मरणावस्था में थी। तो उन्होंने देखा अभी उसमें थोड़ी सी सांसें बाकी हैं, उसे वो हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसका रक्त पोंछा, फिर घाव पे पेंसिलिन का मरहम लगाया और उसके बाद पतली सी रुई की पत्ती से उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा दूध डाला ताकि उसको थोड़ा ताकत मिले और इस तरह वह होश में आया। गिलहरी होश में आ गई और कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में पानी भी दिया। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो चुका था और दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच जैसी मोतियों की आंखों से इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके सानिध्य, रोहे झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखों ने सबको विस्मित करने लगी और सबको प्यारा लगने लगा। महादेवी वर्मा ने के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध हो गया था। वो उसको एक नाम देना चाहती थी, तो उन्होंने जातिवाचक संज्ञा को नाम देकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा। और उन्होंने अपने ही कमरे में एक डलिया में रुई बिछाकर उसके लिए सोने का इंतज़ाम किया और इस तरह गिल्लू जो था 2 वर्ष तक उनके घर में रहा। वे स्वयं उस झूले को हिलाता, उसमें मस्ती करता, इस तरह से वो अपनी क्रियाकलापों से सबको मोहित कर देता था। लेखिका कहती हैं
कि जब भी वो लिखने बैठती थी तब अपनी ओर से लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू इतनी तेज इच्छा गिल्लू की होती थी कि वह बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकालता था। वह लेखिका के पैर तक आता जाता था, तेजी से पर्दे पे चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से उतर जाना, और इस तरह से वो ऐसी क्रियाएं करता था जिससे लेखिका डिस्टर्ब हो और उसकी तरफ देखे। पर लेखिका को जब काम करना होता था वो उसे पकड़कर एक लिफाफे में ऐसे खड़ा कर देती थी ताकि वो आराम से वहाँ बैठे और ये अपना काम कर सके। इस तरह से वो जब उसको भूख लगती थी वो चिक चिक करके मानो लेखिका को सूचना देता था कि उसे भोजन खाना है। काजू और बिस्किट उसे बहुत अच्छे लगते थे। यदि वो उसे नहीं दिए जाएं तो वो खाना नहीं खाता था और उसको कभी कभी फेंक देता था ज़मीन पर। इस तरह से गिल्लू धीरे धीरे पलने लगा और उसके जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठा देखकर, अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुझे मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि ये अपने साथियों से अलग हो गया है। उन्होंने खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना उसके लिए खोल दिया। इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर जाता था और जब लेखिका घर से बाहर जाती थी वो भी बाहर चला जाता था, और जैसे ही लेखिका आती थी वो भी आ जाता था। इस तरह मानो उसने आज़ादी की सांस ली। लेखिका कहती हैं कि वो दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर इधर उधर कूदता रहता था। ठीक 4 बजे जब वह आती नहीं तो वो भी घर आ जाता था। लेखिका का पशु पक्षियों से शुरू से ही लगाव रहा है। लेखिका कहती हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही लेखिका ने ऐसा करने उन्हें दिया। परंतु वो कहती है कि गिल्लू ना जाने इसका अपवाद कैसे बन गया, यानी वह उन्हीं के साथ ही बैठता था। जैसे वो खाने के कमरे में पहुंचती वह मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना लेखिका ने सिखाया और इस तरह से वो एक एक चावल का दाना उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू गिल्लू का सबसे मनपसंद भोजन था और यदि उन्हें काफ़ी दिन तक काजू ना दिए जाए तो अन्य चीज़ें भी वो खाना छोड़ देता था और झूले से नीचे फेंक देता था चीज़ों को। परिचारिका की भूमिका, उन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, यानी गिल्लू अब उनके घर की सदस्य हो गया था। उस बीच कहती है लेखिका कि मेरी एक बार मोटर दुर्घटना में वह आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रही थी और जब वो घर आई तो झूले से उतरकर दौड़कर उनसे मिलने के लिए तेजी से आ गया। सब उसे काजू दे आते थे, परंतु जितने दिन वो हॉस्पिटल में रही उसने एक भी खाना भोजन नहीं किया और काजू वैसे के वैसे झूले में पड़े हुए थे, जो कि उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। फिर वो लेखिका अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी तो अस्वस्थता के कारण वह उसके तकिए के सिरहाने ही बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिरों को, बालों को सहलाता था हौले हौले, और उसका हटना ऐसे लगता था मानो कोई परिचारिका उनके पास से चली गई है। उसने उनके निकट रहने के लिए, गर्मी से बचने के लिए एक नया उपाय भी खोज लिया था। वह उनके पास जो एक सुराही रखी रहती थी पानी पीने के लिए, वो ठंडी रहती थी, इसलिए उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता था और ठंडक महसूस करता था। गिलहरी का जीवन बहुत कम होता है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन अवस्था में पकड़ा था, जिसे उसे अपने बचपन में पकड़ा था और मृत्यु के समीप पहुंचने पर भी वह उनका हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका जाग कर हीटर जलाई और उसे गर्मी देने का प्रयास करने लगी, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए हमेशा के लिए सो गया।
उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी पुनः बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोहन जूही पर भी बसंत आता ही रहता था। सोहन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उसे उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पिता छोटे से फूल में खिल जाने पर मेरा विश्वास था कि वह गिल्लू मेरे पास पुनः वापस आ गया और इस बात का मुझे संतोष भी था। चिल्ड्रन, मुझे उम्मीद है ये कहानी बहुत सरल और सहज तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी बहुत ही रोचक आपको लगी होगी और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर मिलती हूँ मैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।